हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में मैंने आपको किसके बारे में पढ़ाया था? प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ाया था और उसके मैंने एंजियोस्पर्म के क्या बताया था, लाइफ साइकिल के बारे में बताया था, एल्गी के बारे में बताया था, ब्रायोफाइटा के बारे में बताया था। आज की क्लास में मैं किसके बारे में पढ़ाऊँगी? एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ाऊँगी आपको। ओके, अब इसमें क्या लिखा हुआ है? जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आप प्राणियों को विभिन्न संरचना एवं स्वरूपों में पाते हैं। अब तक लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है, अतः वर्गीकरण का महत्व अधिक हो जाता है। इसमें नई खोजी गई प्रजातियों को वर्गीकरण में उचित स्थान पर रखने में सहायता मिलती है। वर्गीकरण का आधार: प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सम्मिति, पिरगुआ की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र व जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। मतलब जो एनिमल्स हैं उनके जो स्ट्रक्चर हैं और जो उनका शेप है उनमें क्या है, डिफरेंस तो है ही, और जो उनका जो जैसे बॉडी सिमेट्री है उसमें किस प्रकार की पाई जाती है, सीलोम किस प्रकार का पाया जाता है, उनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है कि डिप्लोब्लास्टिक होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसमें इंटरनल होता है कि एक्सटर्नल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है उसके बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है उसके बारे में, ये सारी क्या हैं, कुछ में क्या होती है, समानताएं पाई जाती हैं। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है। अब ये सारी क्या है, इनके फीचर्स हैं, तो इनकी क्या है, सबकी विशेषताएं, तो वर्गीकरण के आधार पर इनको क्या किया गया है, यूज किया गया है। अब उन्हीं विशेषताओं के बारे में यहाँ कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगी मैं आपको। हमें संगठन के स्तर, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसके आधार पर, उनके शरीर का जो संगठन है वो किस प्रकार का है। ओके, यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिक हैं। कैसे हैं, जो एनिमल किंगडम है उसके जो सारे जो मेंबर हैं वो कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर हैं, लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते। लेकिन क्या है, तो ये मल्टी सेल्यूलर है, लेकिन क्या सभी एक ही प्रकार की क्या नहीं करते हैं, जो कोशिका संगठन है उसका प्रदर्शन नहीं करते हैं। ओके, क्या सभी एक ही कोशिका संगठन के बने होंगे, नहीं, सभी कैसे बने, अलग अलग संगठन के बने, ऑर्गेनाइजेशन के बने हुए। उदाहरण के लिए स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूहों में हैं। जो स्पंज हैं, जो पोरीफेरा है या फिर जो स्पंज हैं, इनमें जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, बिखरे हुए समूहों में होती हैं। कैसे समूहों में होती हैं, बिखरे हुए समूहों में, अर्थात वे सेलुलर लेवल मतलब कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाती हैं। मतलब कैसे स्तर का, कोशिकीय स्तर, इंग्लिश में बोलें तो सेलुलर लेवल डिनोट करते हैं। ओके बेटा, कोशिकाओं के बीच श्रम का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है, श्रम का विभाजन होता है। किसके बीच में, सेल्स के बीच में। सीलेंट्रेट कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है। इनकी व्यवस्थाएं कैसी हो जाती हैं, जो सीलेंट्रेट्स होते हैं उनकी सेल्स की व्यवस्था कैसी होती है, वो ज़्यादा होती है। उसमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में करती हैं। वो मतलब वो अपना कार्य किसमें, जो उसमें कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो अपना कार्य किसके रूप में करती हैं, टिश्यू के रूप में करती हैं बेटा। इसलिए इसे ऊतक स्तर का संगठन कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सिलेंट्रेट में टिश्यू लेवल कहा जाता है, या हिंदी में कहें तो ऊतक स्तर कहते हैं। इससे उच्च स्तर का संगठन, और मतलब अब अभी तक किसकी, सिलेंट्रेट की बात चल रही थी, अब इससे भी और उच्च स्तर का जो संगठन है वो किसमें होता है, प्लेटी हेल्मिन्थीज के सदस्य तथा अन्य उच्च संघों में। मतलब जो प्लेटी है हेल्मिन्थीज हैं उनसे जो ऊपर के मेंबर हैं फाइलम के, उनमें ये संगठन पाया जाता है। ओके, जिसमें ऊतक संगठित होकर अंग का
निर्माण करते हैं। मतलब इसमें क्या आ जाते हैं, प्लेटी हेलमिंथेस से लेकर ऊपर के जितने भी फाइलम हैं उनमें क्या आ जाते हैं, ऑर्गन आ जाते हैं। ऑर्गनों का क्या होता है, निर्माण होने लगता है और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करता है। अब जब जैसे हमारे बॉडी में जो पार्ट्स हैं इन सभी के क्या हैं, अलग अलग वर्क है कि नहीं, उसी तरीके से एनिमल्स में भी जब ऑर्गन बनेंगे तो उनके क्या होंगे, अलग अलग फंक्शन होंगे। प्राणी में जैसे एनेलिड, आर्थ्रोपॉड, मोलस्कस, इकाइनोडर्म तथा रिज्जुकी मतलब कॉर्डेट्स जो होते हैं के अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं। ओके, अब ये आपके किससे, ये जो एनेलिड है, ऑर्थ्रोपॉड है, मोलस्कस है, उसके बाद इकाइनोडर्म है और कॉर्डेट है, ये सब क्या अंग मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा शारीरिक कार्य करते हैं। ओके, प्रत्येक तंत्र का एक विशिष्ट कार्य होता है। मतलब जिनमें जो जो तंत्र होंगे, सिस्टम होंगे, उनका क्या होगा, सबका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा बेटा। इस तरह की संरचना अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहा जाता है। मतलब जो इस तरह की जो संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। विभिन्न प्राणी समूहों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए पाचन भी अपूर्ण व पूर्ण होता है। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जीव जिनमें विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स डिनोड होते हैं हर समूह में। तो वही इसमें कह रहा है कि जैसे आप एग्जाम्पल पे देखें तो किसी में तो डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है, कंप्लीट होता है, किसी में कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। ठीक, अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बारी द्वार होता है। मतलब जिसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, एक ही बार द्वार होता है जो मुख तथा गुदा दोनों का कार्य करता है। किसका, जो ये बेटा लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो किसका काम करता है, जिसमें एक ही क्या होता है, बाहरी द्वार होता है। मतलब जिन जिन एनिमल्स में कैसा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उनमें एक ही बाहरी द्वार होता है जो मुख तथा गुदा दोनों का कार्य करता है, जो किसका, माउथ एंड एनस का दोनों का ही वर्क प्ले करता है। कौन से एनिमल्स में, जिनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जैसे प्लेटी हेलमिंथेस, कौन से एनिमल्स, प्लेटी हेलमिंथेस के फाइलम के जो एनिमल है उनमें। पूर्ण पाचन तंत्र में दो बाहरी द्वार होते हैं। जब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा तो उसमें कैसे दो बाहरी द्वार होते हैं, मुख तथा गुदा। मतलब माउथ होता है इसमें और क्या होता है, एनस होती है। इसी प्रकार परिसंचरण तंत्र भी दो प्रकार का है, खुला तथा बंद। अब आपको पूछा जा सकता है कि एनिमल्स में जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम्स होता है वो कितने प्रकार का होता है। ओपन, तो आपको पता होना चाहिए टू टाइप का होता है, ओपन सर्कुलेशन और कैसा आता है, और कैसा होता है, क्लोज सर्कुलेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है, खुले परिसंचरण तंत्र मतलब ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तंत्र में रक्त का बहाव, किसका, रक्त का बहाव जो सिस्टम है इसमें किसका, ब्लड का जो फ्लो होता है वो हार्ट से सीधे बाहर भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है, हार्ट से सीधे आउट में भेजा जाता है, मतलब बाहर में भेजा जाता है। तथा कोशिका एवं ऊतक इसमें डूबे रहते हैं। इसमें क्या क्या डूबे रहते हैं, सेल्स और क्या होते हैं, टिश्यू डूबे रहते हैं। और आप बेटा अच्छे से समझो इसको, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है उसका फ्लो कैसा होता है, मतलब हार्ट से सीधे बाहर की ओर भेजा जाता है। और ये कहाँ जाता है, सेल्स एवं किसमें, सेल्स एंड टिश्यू में डूबे रहते हैं। किसमें, सेल्स एंड टिश्यूज में। ओके, अब क्या है, बंद परिसंचरण तंत्र मतलब क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है। मतलब भिन्न डिफरेंट टाइप की क्या होती हैं, वेसल्स होती हैं, उनके द्वारा सीधे हार्ट से कहाँ जाता है, वेसल्स में जाता है। जैसे किस किस में, धमनी, आर्टरीज, सिरा, वेंस और कोशिकाएं क्या होती, कैपिलरीज होती हैं। हम लोगों में है वो किस तरीके का ब्लड
सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जा रहा है? हम लोगों में क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। किस तरीके का हम लोगों में पाया जाता है? क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओके बेटा, तो ये भी आपके लिए कैसा है, ये सारा इंपॉर्टेंट है, इतना ये सब इंपॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक आपके लिए। ओके बेटा, वह सम्मिति, सम्मिति मतलब सिमेट्री। ओके, प्राणी को सम्मिति के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। मतलब अगर कोई एनिमल है उसको सिमेट्री के भी आधार पर क्या किया जा सकता है? कैटेगराइज किया जा सकता है। ओके, स्पंज मुख्यतः एसिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल मतलब असम्मिति होते हैं। कैसे होते हैं? असम्मिति होती है, अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती। मतलब कोई सेंटर है, वहाँ से क्या कोई रेखा गुजर रही है, कोई लाइन गुजर रही है, तो जो आपके स्पंज हैं उनको दो बराबर भागों में नहीं वो काटेगी। स्पंज कभी भी कैसे दो बराबर भागों में नहीं विभाजित होते हैं। ओके, तो इनमें जब किसी भी मतलब उसमें प्राणी में कैसा बराबर भागों में डिवाइड ना हो तो वो क्या कैसी सम्मिति उनमें होगी? एसिमेट्रिकल होगी या असम्मिति होगी। ठीक, आपसे ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि जो संघ पोरीफेरा के जो एनिमल्स हैं उनमें किस तरीके का सिमेट्री पाई जाती है। तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा एसिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्री या फिर रेडियल सिमेट्री। तो आपको पता होगा, आप अच्छे से पढ़े होगे तभी तो आपको पता होगा कि एसिमेट्रिकल पाई जाती है इसमें। ओके, जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है तो उसे अरिसम्मिति कहते हैं। अब देखो, ये जैसे ये है, अब ये किसमें कह रहा है? केंद्र की अक्ष से, ये केंद्र की अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में, कैसे समरूप भागों में और डिवाइड करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्री कहते हैं, मतलब अरिसम्मिति कहते हैं। इसमें कौन कौन से फाइलम आते हैं? सीलेंट्रेट, टीनोफोर अथवा सीलेंट्रेट, टीनोफोर तथा इकाइनोडर्म आते हैं। कौन कौन से इसमें आते हैं? सीलेंट्रेट, टीनोफोर तथा इकाइनोडर्म में इसी प्रकार की सम्मिति होती है जैसे आपके ये डायग्राम में आपका दिखाया गया है। ओके, किंतु एनेलिड, आर्थ्रोपोडा आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर दो समरूप दाएं व भाग में बांटा जा सकता है। जैसे ये एक ही अक्ष से इसका क्या किया? एक ही अक्ष से इस तरीके से काटा गया, इसका जो बॉडी है वो दो बराबर भागों में क्या हो गया? डिवाइड हो गई है। तो ऐसी हम सम्मिति को क्या कहेंगे? द्विपार्श्व सम्मिति कहते हैं, मतलब बाइलेटरल, क्या कहते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? द्विपार्श्व सम्मिति। तो आपको पता होना चाहिए बाइलेटरल सिमेट्री किस किस में पाई जाती है? एनेलिडा, आर्थ्रोपोड में, और रेडियल सिमेट्री किस में पाई जाती है? सीलेंट्रेट, टीनोफोर में और इकाइनोडर्म में पाई जाती है बेटा। तो ये आपके यहाँ से क्वेश्चन पुटअप इस पैराग्राफ से किए जा सकते हैं। जो सिमेट्री है इसमें से आपके क्वेश्चन भी पुटअप हो सकते हैं, इसलिए इनको बेटा आप बिल्कुल डीप स्टडी से अच्छे से इनको लर्न करो। अब क्या है? द्विकोरक तथा त्रिकोर की संगठन, मतलब इंग्लिश में बोले तो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भूरी स्तरों में व्यवस्थित होती हैं, कैसे? 2 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर में जो व्यवस्थित होती हैं, अथवा कैसा? बाहरी एक्टोडर्म। अब इसमें बाहरी एक्टोडर्म क्या है? ये है आपका बाहरी एक्टोडर्म इसमें। ओके, या इसको क्या बोलते हैं? बाहरी त्वचा भी बोलते हैं। तथा आंतरिक एंडोडर्म, इसमें अंत ये गया अंत वाला, तो ये क्या कहलाते हैं? वे द्विकोरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विकोरिक कहलाते हैं। तो मतलब जिनमें एक्टोडर्म होगा और एंडोडर्म होगा, मतलब इंटरनल एक्टोडर्म और जिनमें क्या एक्सटर्नल क्या होगा? एक्टोडर्म होगा, और इंटरनल क्या होगा? एंडोडर्म होगा। ऐसे उसको हम क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। क्या कहलाती है कंडीशन? जिसमें क्या होगा? जिन भूरी स्तरों में एक्सटर्नल तो एक्टोडर्म होगा
और इंटरनल क्या होगा, एंडोडर्म होगा। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, डिप्लोब्लास्टिक कहलाएगी या द्विकोरिक कहलाती है। जैसे सीलेंट्रेट और पॉरीफेरा में पाया जाता है। जैसे किस में पाया जाता है, सीलेंट्रेट में, और किस में पाया जाता है, पॉरीफेरा में। अब वे प्राणी जिनके विकसित भूड में तृतीय भूडीय स्तर मीजोडर्म होता है, क्या होता है, मतलब अभी तक क्या पाया गया था, मतलब आपका बाहरी एक्सटर्नल एक्टोडर्म पाया था और इंटरनल एंडोडर्म पाया जाता था। अब क्या और बोल रहा है कि मतलब थर्ड लेयर किसकी, मीजोडर्म होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब हिंदी में त्रिकोरकी कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिकोरकी। और इसमें कहाँ से कहाँ तक के एनिमल आएंगे, मतलब इसमें प्लेटी हेलमिंथीज से लेके और कॉर्डेटा तक के आते हैं। अब आगे क्या है बेटा, सीलोम, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रगुहा बोलते हैं, या इसको बॉडी कैविटी भी बोलते हैं। शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। अब इसमें क्या है, जो सेल बॉडी सेल है, क्या बॉडी कैविटी होती है, उसमें क्या होता है, एलिमेंट्री जो कैनाल होती है उसके बीच क्या होती है, गुहा की उपस्थिति, या तो उसमें जो कैविटी होती है वो एब्सेंट होती है या प्रेजेंट होती है। उसी के आधार पर भी हम इसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते, वो क्लासिफिकेशन इसका करते हैं। मीजोडर्म से आच्छादित शरीर गुहा को दे गुहा या प्रगुहा कहते हैं। मतलब जो मीजोडर्म से आच्छादित शरीर गुहा होती है उसको हम क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। हिंदी वो इंग्लिश में क्या कहेंगे, सीलोम कहेंगे बेटा, और उसमें क्या कहेंगे हिंदी में, दे गुहा या प्रगुहा कहते हैं। दे गुहा या क्या कहते हैं, प्रगुहा कहते हैं। जैसे उदाहरण में क्या होता है, अब इसमें क्या कह रहा है, तथा इससे युक्त प्राणी को क्या कहते हैं, प्रगुही कहते हैं। प्रगुही प्राणी कहते हैं, जो मतलब जिससे इन सीलोम से जो एनिमल होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, सीलोमेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे, सीलोमेट कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे, प्रगुही कहते हैं। जैसे कौन कौन से एनिमल्स हैं, अब इसमें जो फाइलम के नाम दिए हैं, एनिमल के नहीं, अब जो इन फाइलम में जो एनिमल्स आएंगे वो उन जानवरों को। अब क्या है, एनेलिड, मोलस्कस, ऑर्थोपॉड, इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेटा तथा कॉर्डेट। सीलोमेट्स कौन कौन से एनिमल हैं, कौन कौन से फाइलम हैं, एनिलिड, मोलस्कस, आर्थ्रोपोड, इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट तथा कॉर्डेट आते हैं इसमें। ओके, कुछ प्राणियों में ये गुहा मीजोडर्म से आच्छादित नहीं होती है। मतलब कुछ जानवरों में क्या होती है, जो ये गुहा होती है, जो ये कैविटी होती है, ये किससे आच्छादित नहीं होती है, मीजोडर्म से आच्छादित नहीं होती है, बल्कि मध्य त्वचा मीजोडर्म बाहरी त्वचा एवं अंतर त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। उन्हें स्यूडोसीलोमेट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्यूडोसीलोमेट कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, कूट गुहिक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, कूट गुहिक कहते हैं, या इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्यूडोसीलोमेट कहते हैं। बेटा इनको आप बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ो, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं आपके, हो सकता है 2 से 3 या 4 क्वेश्चन आ जाए इसमें से। जैसे एसके हेलमिंथीज क्या है, इसमें आएगा एग्जाम्पल में, सीडोसीलोमेट कैविटी किसमें पाई जाती है, एसके हेलमिंथीज के जो एनिमल्स हैं वो उनमें पाई जाती है। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें क्या हम कहते हैं, अगुई कहते हैं, एसीलोमेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एसीलोमेट कहते हैं, जैसे प्लेटी हेलमिंथीज। ओके, अब क्या है, खंडी भवन। खंडी भवन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेगमेंटेशन। क्या कहेंगे, सेगमेंटेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, खंडी भवन को सेगमेंटेशन कहते हैं। कुछ प्राणियों में शरीर बाहरी तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है। मतलब कुछ ऐसे होते हैं एनिमल्स जिनका एक्सटर्नल और इंटरनल जो बॉडी होती है वो दोनों तरफ से कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है, डिवाइड होती है सेगमेंटेड में, जिनमें कुछ अंगों की
क्रमिक पुनरावृत्ति होती है, मतलब सीरियल से क्या होती है, रिपीटेशन होता है। उस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। क्या कहते हैं? खंडी भवन, मतलब सेगमेंटेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए केंचुए में शरीर का खंडी भवन होता है। किसमें? केंचुए में पूछ लिया जाएगा कौन सा सेगमेंटेशन होता है, तो मेटामॉर्फिक सेगमेंटेशन होता है। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? खंडी भवन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। और ये जो अवस्था होती है, जो ये फेज होता है, वो क्या कहलाता है? मेटामेरिज्म कहलाता है। मेटामेरिज्म कहलाता है। क्या कहलाएगा? जो ये फेज है, ये क्या कहलाएगा? मेटामेरिज्म कहलाता है। ये आपको बेटा याद रखना है। और हिंदी में कहें विखंड अवस्था कहते हैं। अब है पृष्ठ रज्जु। इसको क्या बोलते हैं? पृष्ठ रज्जु को इंग्लिश में नोटोकॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नोटोकॉर्ड। सलाका रूपी पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड मध्य त्वचा मीजोडर्म से उत्पन्न होती है। मतलब सलाका मतलब रॉड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, वो किसके? जो नोटोकॉर्ड होते हैं उनकी मीजोडर्म से क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं, जो भूरी परिवर्तन विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती होती हैं। मतलब जब क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो उस समय ये कहाँ बनते हैं? डॉर्सल सरफेस पर बनते हैं। कहाँ बनते हैं? डॉर्सल सरफेस पर। नोटोकॉर्ड युक्त प्राणी को रज्जुकी या कॉर्डेट कहते हैं, तथा पृष्ठ रज्जु रहित प्राणी को नॉन कॉर्डेट कहते हैं या अरज्जुकी कहते हैं। बेटा ये भी लाइन आपके लिए कैसी हैं? ये सारा इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है किसे नोटोकॉर्ड कहते हैं और किसे नॉन कॉर्डेट कहते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। नॉन कॉर्डेट में क्या आएगा? पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्म से, मतलब पेरिफोरा से लेके और आपके कहाँ तक आएंगे? इकाइनोडर्म तक आते हैं। अब है प्राणियों का वर्गीकरण। प्राणियों का विस्तृत वर्गीकरण उपयुक्त वर्णित मौलिक लक्षणों के आधार पर किया गया है, जिसका वर्णन इस अध्याय के शेष भाग में किया गया है। बेटा जो इम्पोर्टेंट नहीं होता है उसको मैं जल्दी जल्दी करा देती हूँ। अब है पॉरीफेरा। अब इस जो फाइलम पॉरीफेरा है बेटा, इसको भी ध्यान से पढ़ना, क्यों इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं? संघ के जिस फाइलम के जो और एनिमल हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पंज। जो पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा को हम क्या? पैराजोआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइलम को पैरीजोआ भी कहते हैं। सामान्य लवणीय एवं असममिति होती है। मतलब ये कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं। और कैसे होते हैं? इनमें एसिमेट्री होती है। कैसी सिमेट्री होती है? इनमें एसिमेट्री होती है। ओके, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल हैं। कैसे हैं? प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल हैं, जिनका शरीर संगठन कोश की स्तर का है। कैसा है? सेलुलर लेवल का है। कैसा है? इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी बॉडी का, वो कैसा है? सेलुलर लेवल का है। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट है, स्पंज में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। मतलब स्पंज में क्या पाया जाता है बेटा? वाटर ट्रांसपोर्ट पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ठीक, ये लाइन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से आपकी। जल सूक्ष्म रंध्र ऑस्टिया द्वारा शरीर की केंद्र की स्पंज गुहा स्पंजोसील में प्रवेश करता है। मतलब क्या बोल रहा है? जो इसमें ये जो एनिमल है, जो पॉरीफेरा संघ के जो एनिमल है, वो कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। अब इनकी क्या, ये मैंने आपका छोटा सा एक डायग्राम बनाया है। ये किसका बनाया है? किसका बनाया है ये डायग्राम? आपका साइकन का मैंने बनाया है। जैसे क्या साइकन को साइका भी कहते हैं, तो उसका मैंने ये डायग्राम बनाया है। तो इसमें देखो, ये छोटे छोटे जो होल हैं, ये छिद्र हैं, पोर्स, इनको क्या बोलते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ऑस्टिया कहते हैं। इन्हीं के द्वारा, ऑस्टिया के द्वारा क्या होता है? पानी अंदर जाता है। कहाँ जाता है? इस एनिमल के अंदर एंटर करता है। ओके, और अंदर जाके ये कहाँ जाता है? सेंटर में जो स्पंजोसील होता है उसके अंदर एंटर होता है। ओके, प्रवेश करता है। इसमें ये लिखा है प्रवेश करता है। ये भी लाइन बेटा आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा बड़े रंध्र ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। अब इसमें क्या कह रहा है? जो बड़ा इसमें
होल होता है जी, ये क्या है ऊपर की तरफ क्या है, ये ऑस्कुलम है, इसको क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम। इसके द्वारा पानी क्या होता है, बाहर जाता है इस एनिमल्स में, मतलब ऑस्टिया के द्वारा एंटर करता है, ऑस्टिया से स्पंजोसील में जाएगा, स्पंजोसील से कहाँ जाए, स्पंजोसील से स्पंजोसील में आएगा, फिर स्पंजोसील से ऑस्कुलम द्वारा क्या होता है, बाहर जाता है। जैसे मैंने जल परिवहन का ये रास्ता भोजन जमा करने, श्वसन तथा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायक होता है। जो ये वाटर ट्रांसपोर्ट का ये जो सिस्टम है, जो ये रास्ता है, वो क्या करता है, एक तो भोजन को स्टोर करता है, फूड को, और किसमें, रेस्पिरेशन में करता है, और जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है, रिमूव करने में हेल्प करता है। जैसे ऑस्टिया से पानी क्या हुआ, अंदर आया, ऑस्टिया से कहाँ गया, स्पंजोसील में गया, स्पंजोसील से फिर किसके द्वारा बाहर निकला, ऑस्कुलम के द्वारा बेटा बाहर निकला। ओके, अभी मैं इस टेबल को भी बेटा समझाऊंगी आपको, पहले इस पैराग्राफ को मैं कंप्लीट कर दूं, ये भी ध्यान रखना बेटा। कोइनोसाइट या पोलर कोशिका, कॉलर कोशिकाएं जो होती हैं, कॉलर सेल्स होती हैं, स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित करती है। बेटा ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोएनोसाइट्स जो सेल्स होती हैं उनको हम और क्या कहते हैं, पोलर सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलर सेल्स कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं, स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को क्या करती है, स्तरित करती हैं। कोशिकाओं में पाचन होता है, इनमें क्या होता है, डाइजेशन होता है, ठीक है, और डाइजेशन इनमें कैसा होता है, अंतराकोशिक होता है। कैसा होता है, अंतराकोशिक। अंतराकोशिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंट्रासेल्युलर बेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर आपसे पूछे कोई कि स्पंज में या पॉरीफेरा फाइलम के जो एनिमल हैं उनमें किस प्रकार का डाइजेशन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंट्रासेल्युलर टाइप का डाइजेशन सिस्टम होता है। इसमें मैंने एक पॉइंट भी लिख रखा है कि ब्लड सर्कुलेशन इज एब्सेंट। इसमें ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, एब्सेंट होता है। किसमें, फाइलम पॉरीफेरा में बेटा। कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है, मतलब जो ये कंकाल है ये क्या करता है, शरीर को, जैसे हमारे शरीर में जो कंकाल है तो ये हमारे बॉडी को क्या दे रहा है, एक स्ट्रक्चर ही तो दे रहा है। तो उसी तरीके से ये कंकाल है जो इसका, वो क्या करता है, आधार प्रदान करता है इसको, जो कंटिकाओं तथा स्पंजिन तंतुओं का बना होता है। जो किसका बना होता है, छोटे छोटे स्पिक्यूल्स का और किसका, स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है। स्पंज प्राणी में मेल एंड फीमेल पृथक नहीं होते, मतलब सेपरेट नहीं होते। जो स्पंज एनिमल होते हैं या पॉरीफेर जो स्पंज एनिमल होते हैं, इनमें मेल और फीमेल कैसे नहीं होते, अलग अलग नहीं होते बेटा। कैसे नहीं होते, अलग अलग नहीं होते। ये कैसे होते, उभयलिंगाश्रयी होते हैं। कैसे होते, उभयलिंगाश्रयी होते हैं, जिसे क्या हम कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। मतलब जिसमें मेल एंड फीमेल एनिमल कैसे हो, सेपरेट हो नहीं होते। क्या नहीं होते, सेपरेट नहीं होते। उनको हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट या उभयलिंगाश्रयी कहते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक द्वारा ही बनाए जाते हैं। मतलब क्या, एग और जो स्पर्म बनते हैं वो एक के ही द्वारा बनाए जाते हैं बेटा। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा, किसके द्वारा, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, विखंडन द्वारा या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। तथा लैंगिक जनन गैमीट्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जो लैंगिक मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा, युग्मकों के द्वारा या गैमीट्स के द्वारा होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। कैसा होता है फर्टिलाइजेशन, इंटरनल मतलब आंतरिक होता है। जो स्पंज में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, आंतरिक होता है बेटा। कैसा होता है, आंतरिक मतलब इंटरनल होता है। ओके, परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। जो इनमें डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। कैसा होता है बेटा, इनडायरेक्ट होता है, जिसमें वयस्क से भिन्न आकृति की लार्वा अवस्था पाई जाती है। ओके, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे साइकन। साइकन को क्या बोलते हैं, साइफा भी बोलते हैं बेटा। आपको उनको जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पॉरीफेरा संघ का है, तो आपको जब इस संघ के, जब आपको इस फाइलम के एनिमल्स के नाम याद होंगे, लर्न होंगे, तभी तो आप बता पाएंगे। तो आप इनको भी, जो एनसीईआरटी बुक में जो एनिमल्स नेम दिए हैं वो आप अच्छे से उनको लर्न रखें, किस फाइलम का कौन सा एनिमल है। ओके, साइकन, साइकन को हम और क्या कहते हैं, साइफा।
स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला को क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं या स्वच्छ जलीय स्पंज कहते हैं। ओके। यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया को क्या कहते हैं? बॉथ स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाथ स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाथ स्पंज। और इसमें और क्या आता है? यूप्लेक्टिला आता है। अब इसमें या तो अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट स्पंज कौन सा है, तो क्या है स्मॉलेस्ट स्पंज? ल्यूकोसोलेनिया है। स्मॉलेस्ट स्पंज क्या है? ल्यूकोसोलेनिया है। क्या है? ल्यूकोसोलेनिया स्मॉलेस्ट स्पंज। ओके। अब देखो इसमें ये कुछ पॉरीफेरा के क्या दिए आपको एग्जाम्पल दिए एनिमल के। साइकन, ये क्या है? साइकन है। ये क्या है? यूस्पोंजिया है। ये क्या है? स्पॉन्जिला है। ये 3 डायग्राम दिए हैं 3 एनिमल के। ओके। अब है संघ सीलेंट्रेटा। कौन सा संघ है? सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नाइडेरिया भी कहते हैं। ये जलीय, अधिकांशतः समुद्री, स्थावर अथवा मुक्त तैरने वाले सममिति प्राणी हैं। कैसे प्राणी? ये सममिति प्राणी, मतलब ये फ्री लिविंग वाले हैं। वो फ्री होकर क्या करते हैं? स्विम करते हैं, तैरते रहते हैं। और ये किस में रहते हैं? जल में रहते हैं। और कहाँ? समुद्र में रहते हैं। ओके। नाइडेरिया, नाइडेरिया नाम इनकी दंश कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं? दंश कोशिकाएं या नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट से बना है, जिनको हम क्या बोलते हैं? फ्लैम सेल बोलते हैं। ओके। ये किससे बना है? नाइडोब्लास्ट से या निमेटोब्लास्ट से बना हुआ है। यह कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। मतलब ये जो कोशिकाएं होती हैं कहाँ पाई जाती हैं? दंश कोशिका या तो टेंटाकल्स पे पाई जाती हैं या शरीर के और भी भाग हैं उन पर पाई जाती हैं। दंश कोशिका मतलब नाइडोब्लास्ट स्तरीय रक्षा तथा शिकार पकड़ने में सहायक है। मतलब इनका क्या काम होता है? जो ये दंश कोशिकाएं होती हैं इनका मुख्य काम क्या होता है? मतलब ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? अब एक तो शिकार पकड़ते हैं, अपनी रक्षा करते हैं। कौन? नाइडोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं ये क्या काम करती हैं? ये या तो रक्षा करती हैं, अपनी रक्षा, किसी भी जो उनका शत्रु आते हैं उनसे रक्षा करती हैं अपनी। और ये किसी भी शिकार को क्या करती हैं? पकड़ने के काम में यूज करती हैं। किसका? जो दंश कोशिकाएं होती हैं उनका, या दंश कोशिका। ओके। नाइडेरिया में ऊतक स्तर संगठन होता है। कैसा होता है इनमें ऊतक ऑर्गेनाइजेशन? कैसा होता है नाइडेरिया में? टिश्यू लेवल होता है। कैसा होता है? टिश्यू लेवल। और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं ये? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक क्या था? जिसमें क्या एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाया गया था, उनको हमने क्या कहा था? डिप्लोब्लास्टिक या द्विकोशिकी कहा था। ओके। इन प्राणियों में केंद्रकीय मतलब सेंटर में क्या होता है? जठर संवहनी, जिसे क्या हम कहते हैं? गैस्ट्रोवेसिकुलर गुहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है सेंटर में? गैस्ट्रोवेसिकुलर गुहा पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है। जो अधोमुख मतलब जो किस पे? हाइपोस्टोम पर स्थित मुख द्वारा खुलती है। किस पर? जो हाइपोस्टोम जो मुख होता है उसके द्वारा ये खुलती है। इनमें अंतःकोशिकी एवं अंतराकोशिक दोनों प्रकार का है। कैसा है इनमें? अंतःकोशिकी भी है इनमें, और कैसा है? अंतराकोशिकी, दोनों प्रकार का है इसमें। ओके। इनके कुछ सदस्यों जैसे प्रवाल, जैसे क्या बोलते हैं? कोरल भी बोलते हैं प्रवाल में। इनके कुछ सदस्यों में जैसे प्रवाल या कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। किससे बना हुआ? अब आपका ये क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ भी, कि जो कोरल या प्रवाल होते हैं इनका जो कंकाल होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। इनका शरीर 2 आकारों पॉलिप तथा मेडूसा से बनता है। किस किस से बनता है? ये मेडूसा है और ये क्या है? पॉलिप है। इनसे मिलकर बनता है। पॉलिप स्थावर तथा बेलनाकार होता है। जो पॉलिप होता है, पॉलिप वो कैसा होता है? सिसाइल होता है और सिलेंड्रिकल होता है। ओके। जैसे हाइड्रा में, किसमें होता है ये? हाइड्रा में। मेडूसा छतरी के आकार का तथा मुक्त प्लावी होता है। कैसा होता है ये? मुक्त प्लावी होता है।
ऑरेलिया या जेलीफिश। क्या एग्जाम्पल में? ऑरेलिया या जेलीफिश। वे नाइडेरिया जिनमें दोनों पॉलिप तथा मेडूसा दोनों रूप में पाए जाते हैं, मतलब ऐसे नाइडेरिया जिनमें पॉलिप और मेडूसा दोनों रूप में पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनमें पीढ़ी एकांतरण मतलब मेटाजेनेसिस होता है। क्या होता है उनमें? पीढ़ी एकांतरण मतलब मेटाजेनेसिस होता है। जैसे ओवेलिया में, किसमें? ओवेलिया में पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा, मतलब जो पॉलिप है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या बनाता है? मेडूसा बनाता है। और जो मेडूसा है, मेडूसा बनाता है तथा मेडूसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। मतलब पॉलिप तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या बनाएगा? मेडूसा बनाएगा। और जो मेडूसा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या बनाता है? पॉलिप बनाता है। ओके, अब जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल है, जैसे फाइसेलिया। फाइसेलिया को हम क्या कहते हैं? पुर्तगाली युद्ध मानव कहते हैं। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह पूछ लिया जाता है। किसी भी बायो के कंपटीशन का जो एग्जाम होता है उसमें हर जगह ये पूछ लिया जाता है, ज़्यादातर मोस्टली पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। एडमसिया, एडमसिया को क्या कहते हैं? सी एनिमोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सी एनिमोन मतलब समुद्र एनिमोन भी कहते हैं। पेनेट्यूला, पेनेट्यूला को क्या कहते हैं? समुद्री पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री पिच कहते हैं। गोरगोनिया, गोरगोनिया को कहते हैं समुद्री व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री व्यंजन। तथा तच्छ तथा मैड्रीना, मैड्रीना को क्या कहते हैं? ब्रेन कोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन कोलर कहते हैं। अब है संघ टीनोफोरा। कौन सा संघ है? टीनोफोरा फाइलम। अभी मैंने किसके बारे में पढ़ा था? निडेरिया के बारे में पढ़ा था, तो नाइडेरिया फाइलम है उसके बारे में। अब हम किसके फाइलम, कौन से फाइलम के बारे में पढ़ेंगे? टीनोफोरा के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो इसमें ये नाइडोब्लास्ट जो सेल है यहाँ पर ये दिखाई गई है बेटा इस डायग्राम में। तो नाइडोब्लास्ट इधर बात की गई थी, ये नाइडोब्लास्ट की यहाँ बात की गई। तो ये नाइडोब्लास्ट कहाँ है? ये यहाँ पर ये सेल्स हैं, ये दिखाई गई हैं। और इसमें ये ओलेरिया का क्या बना हुआ है? मेडूसा बना हुआ है और पॉलिप बना हुआ है। ओके, पॉलिप किसका बना है? एडमसिया का बना हुआ है। ये इनका क्या है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ओके, अब है फाइलम टीनोफोर। टीनोफोर को सामान्यतः समुद्री अखरूट, सी वॉलनट या कंकाल जेली या कॉम जेली कहते हैं। किसको? टीनोफोर को। इतने नामों से जानते हैं बेटा, याद रखना इनको। ये सभी समुद्रवासी अरिसम्मति मतलब रेडियल, क्या कैसी होती है? रेडियली सिमेट्री होती है। और ये कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक जीव होते हैं। मतलब ये सभी किसमें? समुद्र में रहते हैं। और अरीय सम्मिति होती है, द्विकोरिक जीव होते हैं तथा इनमें ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन होता है। किसका? टिश्यू लेवल का होता है इनका ऑर्गेनाइजेशन। जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होता है? टिश्यू लेवल का होता है। बेटा मैंने इंग्लिश इसलिए लिख रखा है, जो बायो की टर्मिनोलॉजी होती है वो हिंदी में थोड़ा टफ होता है, इसलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए मैंने कैसे इस पर थोड़ी इंग्लिश भी लिख दी है, जिससे आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो रीड करते टाइम पर। शरीर में 8 भारी पच्छावी कटस पट्टिका होती हैं, मतलब 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट होती हैं। इसमें क्या होती हैं? 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स होती हैं, जो किसमें? लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। किसमें हेल्प करती हैं? लोकोमोशन में, चलने में इनकी हेल्प करती हैं। किसकी? जो टीनोफोर के एनिमल होते हैं उनकी। पाचन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर दोनों प्रकार का होता है। जो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, अंतःकोशिक भी होता है और अंतराकोशिक भी होता है। मतलब इनमें जो डाइजेशन होता है वो दोनों ही प्रकार का होता है। जीव संदीप्त मतलब प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना। मतलब इस संघ के जो जानवर हैं वो क्या करते हैं? थोड़ा लाइट भी करते हैं, मतलब लाइट भी देते हैं। मतलब जीव संदीप्त का मतलब बायोलुमिनिसेंस कहते हैं इसको इंग्लिश में। और ये जो करैक्टर है जो बायोलुमिनिसेंस का, ये इस टीनोफोर संघ का कैसा है? मेन करैक्टर है। ओके, नर एवं मादा अलग नहीं होते हैं, मतलब इसमें जो मेल एंड फीमेल हैं वो अलग नहीं होते हैं, एक ही होते हैं। जनन केवल लैंगिक होता है, जो इनमें रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन
कैसा होता है, बाहरी होता है, मतलब एक्सटर्नल होता है। कैसा इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, बाहरी होता है, मतलब एक्सटर्नल होता है। तथा अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती है। इनमें क्या नहीं होती, लार्वा स्टेज, जो लार्वा स्टेज होती है वो नहीं होती है। उदाहरण प्लूरोब्रैंकिया तथा टीनोप्लाना। ओके, अब आगे किसकी मैं बात करूंगी, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की, जिसे क्या कहते हैं हम, फ्लैटवर्म भी कहते हैं। इस संघ के प्राणी पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं, मतलब जो इस संघ के जो प्राणी होते हैं, इस फाइलम के जो एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं, डॉर्सोवेंट्रल कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, चपटे कृमि कहा जाता है, मतलब फ्लैटवर्म्स कहा जाता है। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतर परजीवी के रूप में रहते या पाए जाते हैं। जो इस समूह के जो प्राणी होते हैं वो कहाँ, या तो ह्यूमन बॉडी में रहेंगे या और किसी प्राणी की बॉडी में रहते, वो भी एंडोपैरासाइट के रूप में रहते हैं। चपटे कृमि द्विपार्श्वसम्मिति, त्रिकोरकी तथा अप्रगोई होते हैं, मतलब जो क्या फ्लैटवर्म्स होते हैं ये, तो इनमें बाइलेटरली क्या पाई जाती है, बाइलेटरली क्या पाई जाती है, सिमेट्री पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ये एसीलोमेट होते हैं। इनमें अंग स्तर का शरीर संगठन होता है, जो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होता है, इनमें ऑर्गन होते हैं। ओके, परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूसक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इन प्राणियों में हुक्स पाए जाते हैं और सकर्स पाए जाते हैं। बेटा क्या पाए जाते हैं, हुक्स एंड सकर्स पाए जाते हैं। कुछ चपटे कृमि खाद्य पदार्थ को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं। ओके, ज्वाला कोशिकाएं जो इनमें फ्लेम सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करती हैं और किसमें, एक्सक्रीशन में इनकी हेल्प करती हैं। किसमें, जो ज्वाला कोशिकाएं होती हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करती हैं और क्या करती हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। मेल एंड फीमेल अलग नहीं होते हैं, मतलब इसमें ये कह रहा है जो मेल एंड फीमेल होते हैं वो अलग नहीं होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है, इनमें जो फर्टिलाइजेशन वो होता है वो कैसा होता है, इंटरनल होता है। तथा परिवर्तन में बहुत सी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं, और इनमें क्या बनती है, लार्वा अवस्थाएं होती हैं। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। जैसे इसमें क्या है, टीनिया को और हम क्या कहते हैं, टैपवर्म कहते हैं। फैसियोला जिसे हम क्या कहते हैं, पर्णकृमि या लिवर फ्लूक कहते हैं। जैसे ये आपका टीनिया का डायग्राम बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है, फैसियोला का बना हुआ है। अब बेटा मैं आपको आगे कल क्या पढ़ाऊंगी, एसके हेल्मिन्थेस की पढ़ाऊंगी, और आज की क्लास में यहीं तक रखती हूँ। तब तक आप अपना रिवीजन करते रहें फास्टली, क्योंकि अब आपके एग्जाम की डेट बहुत ही पास आ गई, क्योंकि 3 मई को आपका एग्जाम है इसलिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।